नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक ऐसे सितारे की जिसने आप कह सकते हैं पूरे आसमान को ही हमेशा के लिए रोशन कर दिया, और उनका नाम था भारतेंदु हरीशचंद्र। 35 साल। जरा सोचिए, सिर्फ 35 साल। इतनी सी उम्र में कोई क्या कुछ हासिल कर सकता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस शख्स की पूरी जिंदगी है जिसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। क्योंकि सिर्फ 35 सालों की जिंदगी में भारतेंदु हरीशचंद्र ने ये खिताब अपने नाम कर लिया था, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक। तो सवाल तो बनता है ना कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया और कैसे किया कि आज भी हम उन्हें हिंदी गद्य का जन्मदाता मानते हैं। चलिए उनके इस कमाल के सफर को जरा करीब से देखते हैं। देखिए, उनकी विरासत को अगर समझना है ना, तो शुरुआत उनके नाम से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक पहचान थी जो उन्हें लोगों से मिली थी। सबसे मजेदार बात तो ये है कि भारतेंदु उनका असली नाम था ही नहीं, ये एक टाइटल था, एक उपाधि जो उन्हें 1880 में काशी के बड़े बड़े विद्वानों ने दी थी। भारत प्लस इंदु, यानी भारत का चंद्रमा। सोचिए, ये उनके काम को कितना बड़ा सम्मान था, जैसे वो एक रोशनी हो जिसने पूरे भारतीय साहित्य को एक नया रास्ता दिखाया। ये टाइमलाइन देखिए और आपको उनकी जिंदगी की रफ्तार का अंदाजा हो जाएगा। 1850 में जन्म और सिर्फ 11 साल की उम्र में लिखना शुरू। 1880 में उन्हें ये टाइटल मिला और 1885 में सिर्फ 35 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। मतलब इतने कम वक्त में इतना बड़ा काम। तो चलिए अब बात करते हैं उनके पहले और शायद सबसे बड़े योगदान की। वो क्या था? उन्होंने पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म को एक हथियार बनाया और उसी से आधुनिक हिंदी गद्य की नींव रखी। उन्होंने एक एक करके 3 बहुत ही प्रभावशाली मैगजीन्स शुरू की। सबसे पहले 1868 में आई कवि वचन सुधा, फिर 1873 में हरीशचंद्र चंद्रिका, और इसी मैगजीन ने सही मायनों में मॉडर्न हिंदी गद्य का स्टैंडर्ड सेट किया। और फिर 1874 में आई बाला बोधिनी। सोचिए जरा, उस जमाने में जब महिलाओं की पढ़ाई लिखाई पर बात करना तक मुश्किल था, उन्होंंने सिर्फ औरतों के लिए एक पूरी मैगजीन निकाल दी। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। लेकिन कहानी सिर्फ पत्रकारिता पर खत्म नहीं होती, वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने थिएटर को यानी रंगमंच को एंटरटेनमेंट और सोशल रिफॉर्म दोनों का एक बहुत पावरफुल टूल बना दिया। अपनी इतनी छोटी सी जिंदगी में उन्होंने कुल 17 नाटक लिखे या ट्रांसलेट किए। 17। और जैसा मैंने कहा, इन नाटकों का मकसद सिर्फ टाइम पास या एंटरटेनमेंट नहीं था। उनके नाटक मोटे तौर पर 2 तरह के थे। एक तरफ तो थे ट्रांसलेटेड प्लेज, मतलब अनुदित नाटक, जैसे शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी ट्रांसलेशन दुर्लभ बंधु। इनके जरिए उन्होंने दुनिया भर के लिटरेचर के दरवाजे हिंदी पढ़ने वालों के लिए खोल दिए। और दूसरी तरफ थे उनके खुद के लिखे ओरिजिनल नाटक, जैसे अंधेर नगरी। ये उस वक्त के समाज और करप्ट सिस्टम पर एक ऐसा तीखा सटायर था जो आज भी याद किया जाता है। तो जर्नलिज्म हो गया, नाटक हो गए, लेकिन लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। उनके टैलेंट का कैनवास, आप कह सकते हैं, इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। पता है उन्होंने कुल कितनी रचनाएं लिखी? लगभग 175। 175। ये नंबर ही अपने आप में इस बात का सबूत है कि उनके अंदर क्रिएटिविटी की कितनी जबरदस्त एनर्जी रही होगी। और उनका रेंज देखिए, मतलब क्या नहीं लिखा उन्होंने। करीब 70 तो कविताएं ही थी, फिर नाटक, निबंध, उपन्यास, इतिहास, और तो और अमीर खुसरो के स्टाइल में पहेलियां और मुकरियां तक। वो सच में एक लिटरेरी जीनियस थे। सिर्फ लिखा ही नहीं, उन्होंने भाषा के लेवल पर भी एक क्रांति ला दी। देखिए, उस जमाने में कविता ज्यादातर ब्रज भाषा में लिखी जाती थी, लेकिन भारतेंदु ने फूलों का गुच्छा जैसी अपनी कविताओं में खड़ी बोली का इस्तेमाल शुरू किया, और यही खड़ी बोली आगे चलकर आज की मॉडर्न हिंदी की नींव बनी। ये उस वक्त के हिसाब से एक बहुत ही बोल्ड और बड़ा कदम था। अच्छा, इतना सब काम, इतनी सारी उपलब्धियां, लेकिन ये सब किया तो एक इंसान ने ही था, है ना? तो चलिए अब जरा उनकी किताबों से बाहर निकलते हैं और उस इंसान को जानने की कोशिश करते हैं जो इस कलम के पीछे था। उनके बारे में कुछ बातें बहुत ही दिलचस्प हैं। जैसे वो सिर्फ लिखते ही नहीं थे, उन्होंने पहले हिंदी प्ले जानकी मंगल में एक्टिंग भी की थी, और तो और दूसरे राइटर्स की मदद के लिए कविता वर्धिनी सभा भी बनाई। वो इतने दरियादिल थे
कि अपनी सारी जायदाद दान करते करते खुद गरीबी में आ गए। और हाँ, वो रसा के पेन नेम से भी कविताएं लिखा करते थे। तो आखिर में सवाल ये आता है कि भारतेंदु की सबसे बड़ी, सबसे मजबूत विरासत क्या है? उनकी किताबों से भी बढ़कर वो है उनकी सोच, उनका फलसफा, खास तौर पर अपनी भाषा को लेकर। उनकी ये लाइन सुनिए, जो आज भी कितनी सच लगती है। वो कहते हैं कि अंग्रेजी पढ़ के जदपि सब गन होत प्रवीण, पे निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन कहीन। मतलब आप इंग्लिश पढ़कर भले ही दुनिया के सारे गुण सीख लें, लेकिन अगर अपनी भाषा का ज्ञान नहीं है तो कहीं ना कहीं अधूरे ही रह जाएंगे। ये बात सीधे सीधे भाषा से जुड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट की थी। और अब उनकी सबसे मशहूर और सबसे ताकतवर लाइन, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिया को सूल। इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी भाषा की तरक्की ही सारी तरक्की की जड़ है। अपनी भाषा को जाने बिना दिल का दर्द, मन की बेचैनी कभी खत्म नहीं होती। उन्होंने भाषा को सीधे सीधे प्रोग्रेस और आइडेंटिटी से जोड़ दिया। तो भारतेंदु हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। उन्होंने 19वीं सदी में कहा था, निज भाषा उन्नति अहे। आज की इस ग्लोबल दुनिया में उनके इस एक विचार का क्या मतलब है? अपनी भाषा के लिए लड़ने का या उसे आगे बढ़ाने का आज क्या मतलब है? इस पर